हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज की क्लास में एक नई सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं रेलवे के एग्जाम्स के लिए कि जिसमें जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं। इसमें हम 2020 से लेके अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उन सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब देखो सभी क्वेश्चन तो सोल्व करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे इतना टाइम आपके पास भी नहीं है और यहाँ तक सोल्व भी नहीं हो पाएंगे अगर एग्जैक्ट सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो। इसके बजाय हम क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है तो इसमें जो टॉप लेवल के सवाल हैं, जो अच्छे लेवल के सवाल पूछे गए हैं उनको हम कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको जरूरी है आपको वो चीज़ सीखना कि यहाँ पे किस लेवल के सवाल पूछे जा रहे हैं और बार बार रिपीट कौन से सवाल हो रहे हैं। तो उन सवालों को आपको केवल फोकस करना है। तो इस सीरीज में हम केवल टॉप क्वेश्चंस करेंगे। तो जैसे एनटीपीसी का हम ग्रेजुएशन लेवल का सोल्व करेंगे और जो 2025 में पूछे गए थे, और इसमें मैंने आपको टॉप 100 क्वेश्चंस में करवाने वाला हूं जिसमें सारे टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अच्छे लेवल के सवाल होंगे जिसमें कैलकुलेशन भी आएगी और जिसमें कंसेप्ट है वो आपका बहुत अच्छे लेवल वाले जो कंसेप्ट है वो लगे हुए हैं, वो सवाल यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, और इसी तरीके से जैसे यहाँ से एनटीपीसी का ग्रेजुएशन लेवल का हो गया, फिर हम करेंगे अंडर ग्रेजुएट लेवल वाले करेंगे, फिर इसके बाद में जैसे एएलपी में पूछा गया है तो उसको हम करेंगे, ग्रुप डी के करेंगे। जितने भी सवाल जो पूछे गए ना वो सारे के सारे हम करने वाले हैं इसी तरीके से। ठीक है, तो इस सीरीज में आप कंटिन्यू रहना पूरा। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी क्योंकि मैं क्वेश्चंस के साथ में आपको कंसेप्ट भी सिखाऊंगा और एग्जाम वाली अप्रोच सिखाऊंगा कि एग्जाम में क्वेश्चन को सोचते कैसे हैं और यहाँ पे बिना पेन लगाए कैसे सोल्व करना है, कैसे आपको ट्रिक लगानी है, क्योंकि जितना बेसिक लगाओगे ना उतना ही टाइम ज्यादा लगेगा। अब खेल है टाइमिंग का। कंसेप्ट सबके क्लियर हैं, सबको क्वेश्चन आते हैं, बस प्रॉब्लम कहाँ हो जाती है टाइमिंग की कि वहां पे क्वेश्चन से आपको क्वेश्चन आते हुए भी वहां पे कर नहीं पाते क्योंकि टाइम कम पड़ जाता है। तो उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए यहाँ पे ये सीरीज लेके आया हूँ। और जितने भी आप पहले भी अगर आप देखे होंगे तो मेरी जो जितनी भी सीरीज हैं, जितने भी मैंने पढ़ाया है, वो सभी में एक ही चीज मैं आपको समझाया हूँ कि एग्जाम में कैसे करना है। बस वही चीजें मैं काम करता हूँ और दूसरी चीज नहीं बताता। आपको कंप्लीट अगर सीखना है जिसमें बेसिक हो, जिसमें आपको मल्टीपल अप्रोच से सीखना हो, तो फिर वो कंप्लीट कोर्स में आपको सीखने को मिलेगा। यहाँ पे आधे घंटे 1 घंटे में वो सारी चीजें नहीं सिखा सकते। ठीक है, तो यहाँ पर केवल और केवल मैं ट्रिक वाली चीजें बताऊंगा जिसमें एग्जाम में आपको क्या करना है वो चीजें। तो अगर कोई स्टूडेंट ऐसे देखे कि बिल्कुल बेसिक से ही सारी चीजें सीखने को मिलेगी तो वो नहीं मिलेगी इस सीरीज में। ये कंटिन्यू मत करना, पहले कंसेप्ट सीख के आओ, पूरा कंप्लीट सीख लोगे तो फिर इसके बाद में एग्जाम में कैसे करना है आपको, तो वो चीजें यहाँ पे सीखने को मिलेगी आपको। ठीक है, अगर बिल्कुल जीरो से ही आप पढ़ना चाहते हो कि पूरे मैथ को जीरो लेवल से, कि जिसमें सारे टाइप वाइज क्वेश्चन, सारे कंसेप्ट हो, सारे ट्रिक्स हो, सारी एग्जाम अप्रोच हो, थॉट प्रोसेस हो, तो फिर वो आपको कंप्लीट बैच में मिलेगी। और बैच कहाँ से? मैथ्स विद गजानंद ऐप डाउनलोड कर लो, वहां से आपको सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ से। एनटीपीसी 2025 में जो सवाल पूछे गए उनकी सीरीज को 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसको 4 क्लासेस में कंप्लीट करेंगे 25-25 क्वेश्चन लेके। ठीक है, नहीं तो फिर वो बड़ी क्लास हो जाती है। इस आज की क्लास में नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री और रेशियो और प्रोपोर्शन वाले जो सवाल हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये टोटल आपके 25 सवाल हैं, वो इन 3 टॉपिक से लिए गए हैं। स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम अपन वेस्ट करेंगे नहीं। डेली हमारी इसी तरीके से क्लास होगी और क्योंकि आपके पास भी टाइम नहीं है, मेरे पास भी टाइम नहीं है, ऐप पे क्लासेस होती है, फिर यहाँ क्लासेस लेना बहुत थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो हम केवल और केवल क्वेश्चन पे बात करेंगे, एग्जाम में कैसे करना उन पे बात करेंगे, ज़्यादा एक्स्ट्रा बात नहीं करने वाले हैं क्योंकि दोनों का टाइम वेस्ट होता है। फिर देखो क्वेश्चन पढ़ो यहाँ से। पहला क्वेश्चन है एचसीएफ और एलसीएम का। इसी में नंबर सिस्टम में सारे आगे क्वेश्चंस जो एचसीएफ एलसीएम वाले सवाल हैं वो भी आगे। तो 3 संख्याएं हैं, 2, 14 और 3 के अनुपात में है, उनका एलसीएम इतना है। तो बताइए एचसीएफ क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत रिपीटेटिव सवाल है और ये अच्छे लेवल वाला सवाल है। इसमें 2 डाटा दे रखा होता कि 2:2 संख्याओं का दे रखा होता, वो और ईजी हो जाता है। तो 3 संख्याओं का अनुपात दे रखा, उनका एलसीएम दे रखा है। तो बताओ एचसीएफ क्या होगा, कैसे करोगे भाई। अगर संख्याएं दे रखी हैं तो इसका एचसीएफ अगर मैं के मान लो या अक्स मान लो, कुछ भी मान लो, आप अक्स मान लेते हैं, तो ये क्या होगी, तीनों संख्याएं होगी। इनका एलसीएम निकालना, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, देखो 14 में 2 तो आ ही गया यहाँ से, तो 14 थी 42, तो 42 अक्स क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया। तो यहाँ से 41, 16 है, वो किस यूनिट की वैल्यू हो गई, 42 अक्स की वैल्यू है, यानी मैं से बोल देता हूँ 42 यूनिट की वैल्यू है। तो ये एचसीएफ आ जाएगा यहाँ पे। तो बस एग्जाम में इतना ही करना था, ये आपका एचसीएफ आ जाएगा। 42 से डिवाइड कर दो तो ये लगभग कितना हो जाएगा, अगर 100 से मल्टीप्लाई करते तो 4200 होता, 4200 से थोड़ा सा ही तो कम है, तो 100 से कम आएगा आंसर। एक ही ऑप्शन देखो 100 से कम है, या तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 95 तो बहुत कम हो गया, ये आसपास आना चाहिए 100 के आसपास। एक ही ऑप्शन है, 100 ही नहीं करेंगे अपन एग्जाम में। यहाँ पे इतना कैलकुलेशन होना चाहिए, देखते ही आंसर आ जाना चाहिए। कुछ चीज़ें यहाँ से ऐसे होगी जहाँ पे हम यूनिट डिजिट वाला कंसेप्ट लगा देंगे, कई बार अप्रोक्सीमेशन लगा देंगे, कैसे यहाँ पे ऑप्शन कट करके करने वाला तरीका लगा देंगे। तो यहाँ पे कैलकुलेशन आपको नहीं करनी। आपने देखा 4200 के करीब है, देखो 100 से करोगे तब 4200 आता है, तो 4200 अगर 2 कम करोगे तभी तो इसके पास जाएगा। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है जो 100 से कम है। जब 1063, 2815 है, ये 3 संख्याएं हैं, इसमें
को सबसे बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल है y बचता है, तो बताइए ये क्या मान होगा। ये सवाल भी आपका एक टाइप है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। ये सभी सवाल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं जो रिपीटेटिव है, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो 3 संख्याएं हैं, सबसे बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में y शेषफल बचता है। ये कंसेप्ट याद रखना कि अगर प्रत्येक स्थिति में अगर शेषफल समान बचता है तो आपको क्या करना है, जो x की वैल्यू होगी वो इन तीनों के डिफरेंस, एक दूसरे के डिफरेंस का एचसीएफ होगा। यानी आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है किसका, वही वैल्यू आ जाएगी आपकी x की। पहला यहाँ पे इनका डिफरेंस देख लो, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1063 से 3 और 2 5, 6 और 4 और 5, 6 5 11, यहाँ 7 बचेगा, ये हो गया आपका 1752। ठीक है, एक डिफरेंस यहां से देख लो, तो डिफरेंस देखोगे 2815 है और 3451 है, तो 2815 से यानी 200 तो एक हो गया 600, 600 और 51 में से 15 कम कर दो तो 636 हो गया। क्या ये 636 हो गया। एक डिफरेंस ये हो जाएगा, 1063 और 3451 के बीच में डिफरेंस हो गया 8, और यहाँ बची आपके पास में 4, तो 6 और 4 यानी 8, फिर बच गया यहाँ पे 3, ये 3, और यहाँ एक डिफरेंस करोगे तो क्या यहीं बचेगा, 2388 हो गया। अब देखोगे यहाँ पे कि x की वैल्यू मुझे निकालनी ही पड़ेगी, तो यहाँ देखो आप लास्ट 2 डिजिट चेक करोगे, डिविजिबिलिटी रूल आपको सारे पता होने चाहिए, देखते ही पता चल जाना चाहिए कौन सी संख्या किससे डिविजिबल होगी। देखो सब में 2, तो यहाँ पे 4 से डिविजिबल है तो 4 तो आएगा ही आएगा। क्या 3 से भी डिविजिबल है क्या, यहाँ से 7 और 1 8, 2 10 15 आ गया यहाँ पर 3 से डिवाइड है, 3 और 2 6 और 8 और 16, 16 और 6 3 2 5, ठीक है 5 और 16 21, तो यहाँ से 3 से डिवाइड है तो यानी 12, तो ये संख्या 12 से तो डिवाइड होगी। फिर और अगर चेक करना है तो आप 12 से सभी को डिवाइड करके देख लो, अगर कुछ कॉमन आता है तो और कॉमन ले लेंगे। तो 12 से डिवाइड किया 1, 12 और 5 17, तो 12 चौक 48 और 12 छियाड़ी 72, 12 पंजे 60 और 12 तिया 36। क्या इसमें भी कॉमन आ रहा है क्या, इन दोनों में कॉमन आएगा तो आगे भी कॉमन आएगा फिर, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसका एचसीएफ है वो क्या हो गया आपके पास में, सॉरी एचसीएफ क्या, ये बड़ी जो बड़ी संख्या है वो क्या हो गई 12 हो गई। सबको 12 से डिवाइड करोगे तो हमेशा शेषफल सेम ही आएगा। ठीक है 12 आ गया। अब y की वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू कैसे निकालोगे भाई, 1752 में जब आपने 12 से भाग दिया तो यहां पे सेम रिमाइंडर आना चाहिए, प्रत्येक स्थिति में शेषफल है, सॉरी इसमें नहीं, इसमें भाग दोगे ना नंबर्स में, इसमें जब 12 से भाग दोगे तो शेषफल क्या बच रहा है, वहीं क्या बचेगा, सेम शेषफल यहाँ बचेगा। तो 12 × 96 और 4 10 बचेगा, 12 × 96 हो गया तो 10 बच गया, 12 × 96 और 4 और 3 7, तो यहाँ 7 बच गया। ये हो गया क्या से, x की वैल्यू 12 आ गई और y की वैल्यू है वो 7 आ गई। ठीक, आपसे पूछा गया है 3x - 14y क्या होगा, तो सोल्व कर दो, तो 12 तिया 36 और 14 7 98, ये होगा। तो यहाँ पे आगे आपके पास में 62, माइनस का 62 आ गया, सवाल का आंसर हो गया। तो इस सवाल को तो आपको बेसिक से ही करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे x और y दोनों ही निकालने थे, और x और y निकालने के बाद में ये और चीज़ आपको निकालेगी। ये तो ये अच्छे लेवल का सवाल हो गया जिसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर आप इस सवाल को एग्जाम में करोगे तो ना करते यहाँ पे 1 मिनट तो लगेगा आपका, मिनिमम 1 मिनट तो लगना ही है। 1 मिनट से अगर कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा होगी तो फिर यहाँ से ज़्यादा भी लग जाएगा आपका। मनोज के पास 200 लीटर ए और 274 लीटर बी है, और वह कई समान कंटेनर को 2 प्रकार के तेलों से इस प्रकार भरता है कि प्रत्येक कंटेनर में केवल एक प्रकार का तेल होता है। सभी कंटेनर पूरी तरीके से भरे होते हैं। मनोज द्वारा उपयोग किए जाने वाले कंटेनर का आयतन कितना हो सकता है ताकि मौजूद प्रकार, तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें देखो यहाँ से सिंपल सा सवाल है, यहाँ पे लैंग्वेज तो बहुत बड़ी दे दी, लेकिन सीधा सीधा क्या बोला गया है कि एक 200 लीटर का एक 274 लीटर का है। इसको कंप्लीट नापने के लिए कितना चाहिए यहाँ से, तो यहाँ से सीधा सीधा क्या है कि इसमें जो कॉमन आ रहा है ना, एचसीएफ बताना है दोनों का। आंसर जो होगा ना बस यही होगा, एचसीएफ ऑफ 200 और 274। अब इसमें पेन लगाने की जरूरत ही नहीं थी आपको एग्जाम में। 200 और 274 के बीच में आप कॉमन देखोगे तो क्या आएगा आपके पास में, भाई यहाँ पे 2 है, 4 से तो डिवाइड ही नहीं हो रहा तो 2 ही है, तो 8 तो हो नहीं सकता, 2 वाला ये 3 नहीं हो सकता क्योंकि 3 से डिवाइड ही नहीं है, या तो 2 और 5 से वैसे डिवाइड नहीं है तो ये भी नहीं होगा, 2 ही आ गया। एचसीएफ क्या है 2 है, तो आप डायरेक्ट ही कर दोगे ना इस सवाल को। लैंग्वेज बहुत बड़ी है लेकिन क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो 5 सेकंड 3 सेकंड का है। 2 धनात्मक संख्याओं के बीच में 2858 का अंतर है। तो जैसे 2 संख्याएं बोल देते हैं, एक बड़ी संख्या a हो गई, दूसरी संख्या b हो गई, इसके बीच में 2858 का अंतर है।
जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है ना, ये सवाल है ना डिविजिबिलिटी रूल पे, जो डिविजिबिलिटी वाला कंसेप्ट है ना उसमें पढ़ाया जाता है। उसमें बोला जाता है कि भागफल इक्वल टू क्या होता है, भाज्य इक्वल टू भागफल गुणा ये होता है ना आपके पास में। जैसे मान लीजिए आपने ये भाज्य हो गया, ये भाजक हो गया, ये भागफल हो गया, तो भाज्य इक्वल टू भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, उस वाले कंसेप्ट पे सवाल है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से, तो बड़ी संख्या क्या है ए, तो जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है यानी ए में जब भाग दिया जाता है, ये हो गया भाज्य इक्वल टू भाजक, तो भाजक क्या है इसमें बी है जिससे डिवाइड कर रहे हैं, और भागफल इसका कितना आता है 5 आता है तो 5b, और शेषफल कितना आता है 178 आता है। अब एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन से ए और बी की वैल्यू निकालनी है, बताना है दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या, आप बड़ी संख्या निकालोगे फिर इन बड़ी संख्याओं में से बड़ी संख्या आ गई और 38 28 का दोनों का एचसीएफ बताना है। तो सबसे पहले तो आपको एक की वैल्यू निकालनी है यहां से। अब एक की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, एक की यहां बी की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी ए माइनस 2858 ये पुट कर दो और प्लस 178 हो गया। इसको सोल्व कर देंगे, तो यहां सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5 प्लस में है, ये ए इधर है तो इधर आएगा तो 4 आएगा, ठीक। ये माइनस का है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक क्या है, आधा करके जीरो लगा दो, 14 दूना 28, 2 9 दूनी 18, ये हो गया 178, इसमें से कम कर दो, ठीक है। ए की वैल्यू आ जाएगी, 178 कम करोगे तो 2, और यहाँ पे 8 है तो 1 हो गया, 1 हो गया 4, इसको 4 से डिवाइड कर दो तो एक की वैल्यू आ गई, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 4 इंटे 32, ये एक की वैल्यू आ गई 35 28। आपसे पूछा गया है जो बड़ी संख्या है 35 28 और 38 28, ठीक है। इसके बीच का आपको क्या बताना है, एचसीएफ बताना है इनके, तो एचसीएफ क्या होगा देखो 28 और 28, लास्ट डिजिट क्या है 28 28 है, तो 4 से डिवाइड है तो जो एचसीएफ होगा ना वो 4 का मल्टीपल होगा, एक ही ऑप्शन है देखो, और 3 से भी डिवाइड है तो ये एचसीएफ क्या हो गया इसका 12 हो गया। जब आप ऑप्शन पे थोड़ा सा ध्यान दोगे ना तो कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ेगी आपको। यदि दो संख्याओं का अनुपात है वो 3:16 है, उनके एलसीएम है और एचसीएफ का मल्टीपल यानी गुणनफल है वो 432 है, तो बताइए इनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। भाई दो संख्याएं हैं तो यहाँ पे एचसीएफ अगर मैं के बोल देता हूं तो 3k और 16k क्या हो गया नंबर्स हो गए, और इनके एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट है तो यानी दो संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन होगा, तो 3 × 16k², 3k इंटू इनका मल्टीप्लीकेशन होगा। ध्यान रखना हमेशा ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एचसीएफ इंटू एलसीएम, दो संख्याओं का एलसीएम है और एचसीएफ का प्रोडक्ट है वो उन दोनों संख्याओं के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। तो 432 है ना, वो दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट क्या होगा 3k और 16 का मल्टीप्लाई करोगे तो 16 × 48k², इसकी वैल्यू क्या होगी 432। तो ऐसे हम ना करके हम डायरेक्ट क्या कर देते हैं एग्जाम में कि जैसे 432 दे रखा है इसको हम डिवाइड कर देते हैं प्रोडक्ट से 16 × 48 से, ये आ जाती है आपके k² की वैल्यू, ठीक। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट कर दोगे 48 से करोगे तो 480 10 बार जाता है यानी 9 बार गया है, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। इसका मतलब जो नंबर्स हैं वो नंबर क्या है, एक तो 3 × 9 और 16 × 48, जो नंबर है ये है, ठीक। अब देखो एचसीएफ आपके पास में आएगा, इसका k हमने माना था तो एचसीएफ तो 3 है और एलसीएम निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा, एचसीएफ इंटू इनका एलसीएम देख लोगे, ठीक है। इनमें एलसीएम क्या आ रहा है, तो 16 × 3 है तो 16 × 48, यहाँ से 3 × 48 ही हो गया, ये एलसीएम आ गया। तो 5 × 15, 150 में से 6 कम कर दो 144, ये एलसीएम आ गया। इनके व्युत्क्रमों का योग बताना है तो 1/3 प्लस एचसीएफ का व्युत्क्रम उल्टा और डिवाइडेड बाई 3/48, यही तो है ना, 1/3 कॉमन ले लो, 49/48 आ गया, यानी आंसर जो होगा ना 49/144 होगा, 49/144 ये आंसर हो गया। ऐसा करोगे। ये सवाल देखो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत अच्छे लेवल का सवाल है। ऐसे सवाल एसएससी में भी नहीं पूछे जाते हैं, एसएससी में तो बहुत नीचा लेवल कर दिया है, अब बहुत इजी सवाल पूछे जाते हैं। नंदन के पास कुछ कंचे थे, जब उसने कंचों को 32 बच्चों में बराबर बराबर बांट दिया तो उसने पाया कि 4 कंचे हैं वो शेष बच जाते हैं, यानी जब उसने 32 बच्चों में बांटा तो 4 उसके पास में रिमाइंडर बचता है, ठीक।
और जब वह 41 बच्चों में बांटता है, 41 और 48 बच्चों में जब वो बांटता है तो उससे क्रमशः 13 और 20 कंचे शेष बचते हैं, 13 और 20 कंचे बच जाते हैं। और जब वह 53 बच्चों में बांटता है तो वो बराबर बच्चों में बराबर बराबर बांटता है तो एक भी कंचा शेष नहीं बचता, यानी जो नंबर्स है, कंचों की जो संख्या है ना, वो 53 का मल्टीपल है। अब अगर ऑप्शन में ये दिया गया होता कि यहाँ पे नंबर्स ऑफ जो कंचे हैं वो कंचों की संख्या कितनी है, तो हम 53 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं और अपना आंसर हो जाता। बट एग्जामिनर थोड़ा शातिर है, उसने क्या बोला कि जो आंसर होगा ना, जो कंचों की संख्या है वो इन नंबर्स के किसके बीच में होगी। इसका मतलब आपको नंबर्स निकालना ही पड़ेगा, उसको पूरा सोल्व करना ही पड़ेगा इस सवाल को। ऐसे आप ऑप्शन से या कोई अदर तरीका नहीं लगा सकते। तो फिर क्या करना पड़ेगा, हमेशा ध्यान रखना, यहाँ से देखो एक चीज कॉमन दिख रही है इसमें। ऐसे तो हम डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते नंबर, लेकिन कुछ ना कुछ हिंट दे रखा है इसने। देखो 32 में से 4 कम करोगे तो इनका जो डिफरेंस है ना वो सेम आ रहा है। और जब भी डिफरेंस सेम आता है ना, देखो 28 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ डिफरेंस करोगे तो यहाँ भी 28 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ भी 28 का डिफरेंस आ रहा है। तो डिफरेंस क्या है, सेम है। यहाँ डिफरेंस सेम है, तो जो नंबर होगा ना, ध्यान रखना हमेशा, जो नंबर होगा वो ये एलसीएम ऑफ इन तीनों का एलसीएम होगा, 32, 41 और 48, और इसमें से ये डिफरेंस आपको कम करना होगा, ये नंबर होगा फिर एग्जैक्ट नंबर ये। ठीक, अगर यहाँ पे के का मल्टीपल होगा भाई, और भी नंबर हो सकते हैं, तो ऐसा होगा वो एग्जैक्ट नंबर इसका। आप मल्टीप्लाई करके बहुत सारे नंबर निकाल सकते हो ऐसे, कि जो यहाँ पे ऐसे डिवाइड करोगे तो यहाँ 4 बचेंगे, यहाँ से डिवाइड करोगे 13 बचेगा, इससे डिवाइड करोगे 20 बचेगा, तो ऐसे नंबर आ जाएंगे। तो ये नंबर ये होगा आपका एलसीएम ऑफ तीनों का, और जो डिफरेंस है उसको घटा दोगे। ठीक, अब देखो 32, 41 और 48 का आपको एलसीएम निकालना है, तो ये डायरेक्ट आना चाहिए आपको। 48 और 32 है तो ये तो हो गया 96। ठीक है, तो 96 है, 32 से भी डिवाइड है, 48 से भी डिवाइड है, तो 96 तो आएगा और 41 हो रहेगा यहाँ पे, तो ये हो गया। और इसमें से के और इसमें से 28, यानी 41 को 96 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं क्या कर दूं, यहां से 96 को पहले 40 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास में कितना, 9 चौक 3600, 3600 एक हो गया, 24 240 एक हो गया, तो 36 3840, 3840 और 96 और जोड़ दोगे इसमें, तो 3940 में से 4 कम कर दो आप, 3940 में से 4 कम कर दोगे तो ये आ गया आपका। ठीक है, मल्टीप्लाई किया तब, और 28 कम कर दोगे तो यहां बच गया आपके पास में, सही है क्या ये, 6 चौका 24 240 और 9 चौक 36 3840, 3840 और 96 और जोड़ोगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसमें से आप 28 कम कर दोगे तो ये नंबर आ जाएगा, 28 कम करोगे 8, और यहां 2 बचा 0, और ये हो गया आपका 39। तो ये जो नंबर होगा ना, ये 39 माइनस ये होगा ना, के भी तो है ना, पहला नंबर तो ये होगा 39 जो आया ना अभी 3908, पहला नंबर तो ये हो जाएगा। बट यहाँ ऑप्शन में है ही नहीं, इसका मतलब और अलग यहाँ से एक्स्ट्रा नंबर निकालना पड़ेगा जो 53 का भी मल्टीपल हो। ठीक है, ऐसा नंबर चाहिए हमें तो जो 53 का भी मल्टीपल होना चाहिए। अब ऐसे निकालते थोड़ी रहेंगे, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन में देखेंगे। ऑप्शन में देखो सभी के सभी क्या आ रहे हैं, 7800 7700 7800 के करीब चल रहे हैं, तो इसको 7800 यानी 7000 के करीब अगर ले जाना है तो यहाँ के की वैल्यू में क्या पुट कर दूं, अगर मैं के की वैल्यू 2 पुट कर दूं तो इसके करीब चला जाएगा और ये 53 का मल्टीपल भी बन जाएगा खुद ब खुद ही। तो 2 रख दो यहाँ पे, के की वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 1 7, 9 दूनी 18 और 3 दूनी 4 1 सॉरी 3 दूनी 6 1 7, 7800 और इसमें से 28 कम कर दो, 8 4 12 6 और 4, ये आ गया आपके पास में 7844। तो ये एग्जैक्ट नंबर आ गया। तो ऐसे आपको नंबर निकालना ही पड़ेगा, पूरा बेसिक से सोल्व करना ही पड़ेगा। ऐसे सवाल भी पूछे गए हैं। तो ये जो नंबर है वो 7844 और किसके बीच में होगा, 34 से 54 यानी डी ऑप्शन इसके बीच में होगा। ठीक है, तो ऐसे सवाल भी पूछे गए हैं जिसमें टाइम लगता है। विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का अगर आप एचसीएफ निकालते हो तो यहाँ भागफल है वो 1 4 6 प्राप्त होते हैं, अंतिम भाजक है वो 29 है, दो संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करो। अब इस सवाल को अगर आप बेसिक से करने बैठिए ना तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा आपका। मैं बता दूंगा यहाँ पे बेसिक से कैसे करोगे, बाकी इसको एग्जाम में कैसे करना है देखो वो तरीका मैं बता रहा हूँ। अंतिम भाजक है इसका 29 है, इसने बोला अंतिम भाजक, और जब हम यहां से विभाजन विधि द्वारा जब एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है,
डिवीजन मेथड द्वारा अब एचसीएफ निकालते हैं तो लास्ट आपका भाजक आता है ना, वही एचसीएफ होता है, वही क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो इसका एचसीएफ क्या है, 29 ही है। और बोला है इसका एलसीएम बताना है, और एलसीएम हमेशा क्या होता है, एचसीएफ का ही मल्टीपल होता है, तो 29 का ही मल्टीपल होगा। तो जो ऑप्शन है उसमें चेक कर लो 29 से डिवाइड कौन सा ऑप्शन हो रहा है, वही आंसर होगा। तो 29 से डिवाइड करोगे तो ये देखो यहाँ से लगभग 30 ही तो है ना, तो 3 7 21, 3 7 21 यानी 210, और इसमें से 7 कम कर दोगे तो 203, 7 बार जाता है तो 7 बार चला गया, 203 बचा कितना, 21 बच गया, यहाँ 21 बच गया, ये 217 हो गया, फिर 7 बार चला गया 203 बचा कितना, 14, ये 145 5 बार चला गया, ये पूरा का पूरा भाग चला गया, ये आ गया आपका आंसर। आपने चेक किया, ऑप्शन आ गया, ठीक है। और बाकी यहाँ और चेक करोगे, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आप खुद से चेक कर सकते हो। बेसिक वाला तरीका मैं बता देता हूँ, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। देखो विभाजन विधि से जब हम करते हैं ना, तो जैसे यहाँ से भाग देते हैं, फिर यहाँ रिमाइंडर बचता है, फिर यहाँ भाग देते हैं, फिर यहाँ बचता है, फिर यहाँ भाग देते हैं, ऐसे होता है। इसमें बोला है 3 यहाँ पे जो भागफल आया है ना, वो 6 4 ऐसे 1 4 6 है, और लास्ट जो क्वेश्चन है, लास्ट जो यहाँ पे इसका डिवीजन है वो कितना है, 29 है, ये एचसीएफ होता है। अब ये संख्या निकालने के लिए क्या करोगे भाई, 29 इंटू 6 करोगे तो 36 18 180, 180 में से 6 कम कर दोगे, 174 होगी, 174 में से 174 गया, 0 आ गया ऐसे। अभी 174 यहाँ आएगा, ठीक है। अब ये वाली संख्या निकालने के लिए क्या करोगे भाई, 174 इंटू 4, तो 174 इंटू 17 चौक 68, 680 और 4 चौक 16, 696, तो ये यहाँ आएगा, ये 696। देखो 696 जब घटाया ना इस संख्या में से तब 29 बचा, इसका मतलब 29 ज्यादा है ये, तो 696 में आप 29 जोड़ोगे तो 9 और 6 15 का 5 हासिल 10 और 2 12 और 7, तो ये होगा आपका 725। अगर ये 725 है तो ये 725 होगा फिर, ठीक है। 725 इंटू 725 और यहाँ पे ये आ गया 725, जब आपने डिफरेंस किया तो 174 आया, इसका मतलब जोड़ के आएगा 5 और 4 9, 7 और 2 9 और 8, ये संख्या आ गई आपके पास में। तो जो दो संख्या है ना वो ये थी आपके पास में, 725 और 899, इनका एलसीएम बताना। अब इसका एलसीएम निकाल दो आप, 725 और 899। अब फिर से एक कैलकुलेशन बन गया, इतना तो किया आपने, ठीक है, इतनी चीज तो आपने किया ही। अब जैसे आपने यहां से नंबर्स निकाल लिए, अब इसका एलसीएम निकाल के बता दो आप, फिर से कैलकुलेशन हो गई। यहां से फिर से आप 29 से डिवाइड करते फिरोगे, फिर चेक करोगे, और इसका एलसीएम है ना वो यही आएगा आपका, चाहे आप चेक कर लेना 22,475 ही आएगा, ये आएगा। लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, यहां पे आप अटक जाओगे जाते एग्जाम में, क्योंकि यहां पता नहीं चलेगा। आप 29 से डिवाइड करोगे वहीं उतना ही टाइम लगने वाला जितना ऑप्शन चेक करोगे। अभी आपने ये देखा होगा सर 29 से तो भाग ही नहीं दिया जा रहा आपने, और टाइम ज्यादा लग रहा है, इतने में तो क्या हो जाएगा, फिर पेपर ही निकल जाएगा। तो इससे बेसिक भी करोगे तब भी आपका पेपर निकल जाएगा, तो इसमें ज्यादा टाइम लगेगा आपका। इससे अच्छा हम क्या करेंगे, ऑप्शन वाला तरीका लगाएंगे, ठीक है, ये वाला। जहां तक हो सके क्वेश्चन को शॉर्ट बनाने की कोशिश किया करो, ऑप्शन मेथड, यूनिट डिजिट वाला कंसेप्ट, डिविजिबिलिटी रूल लगा के, यूनिट डिजिट डिजिटल सम लगा के, ऐसे वाले कंसेप्ट है ना वो लगा के क्वेश्चन को जल्दी करने की कोशिश किया करो, इससे टाइम बचेगा। अब देखो ज्योमेट्री वाले सवाल करते हैं, अच्छे लेवल के सवाल। इसमें तो हमेशा सर्किल पे बेस सवाल आएगा आपका, 2 सवाल है वो सर्किल पे बेस आते ही आते हैं। एक आयत है वो ABCD के भीतर कोई बिंदु है PA PB PC और PD, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। देखो कई बच्चों को पता नहीं होगा, यहां पे ABCD दे रखा है, A B C और D, इसमें कोई भी बिंदु यहां पे अंदर एक दे रखा है P, और ऐसे इसको अगर कर दिया जाए, ऐसा ऐसे मिला दिया जाए, तो इसमें रिलेशन जो होता है ना वो ये होता है PA का स्क्वायर और PC का स्क्वायर, ये बराबर होता है PB का स्क्वायर और PD का स्क्वायर। अब ये कंसेप्ट जिसको पता है वो तो इस सवाल को कर देगा, ठीक है। ज्योमेट्री में यही है, अगर आपको पॉइंट्स पता है, सारे फॉर्मूले और पॉइंट्स पता है, तो फिर क्वेश्चन का सवाल का आंसर आप इजीली बता पाओगे। नहीं तो कुछ भी कर लो आप, कितना ही बेसिक जान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर जिसको ये फॉर्मूला पता है वो तो इजीली कर पाएगा। इसमें क्या है, 3 चीजें दे रखी है, चौथी चीज पूछी गई है, क्या है, PA दे रखा है 69 का स्क्वायर, प्लस PC है वो दे रखा है 38 का स्क्वायर इज इक्वल टू 27 का स्क्वायर, और पूछा गया है PD का स्क्वायर। क्या यही पूछा गया, सोल्व कर लो, थोड़ा सा कैलकुलेशन है। अब इसको सोल्व करने के लिए सभी का स्क्वायर करो, या तो वैसे कर लो, या फिर मैं क्या कर दूं 69 का स्क्वायर कर देता हूं, वो कितना हो जाएगा, 9 नाम 81, 8 9 9 54,
54 का डबल 108, 108, ठीक है, 9 6 54, 54 का डबल 108, 108 और 8 जो लोगे तो 116, 116 का 6, 11 चला गया 36, 36, सचिन का 36, 37 और 46, तो ये हो गया आपके पास में। या फिर वैसे भी कर सकते हो भाई, 50 से कितना ज्यादा है, 19 ज्यादा है, तो 25 में 19 जोड़ोगे तो 44, और 44 और 19 का स्क्वायर होता है 361, 3 आगे चला जाएगा 47, सॉरी यहां पे 19 ज्यादा है ना, 361 होगा ना, 361 है, ये 361 है तो 47 61 आ जाएगा, वैसे भी कर सकते हो। तो सारे स्क्वायर निकालने की ट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए। क्यूब वगैरह निकालने जितने भी 10 तक क्यूब है वो तो याद करो, 10 से 15 तक तो, और स्क्वायर्स हैं वो 20 तक 50 तक याद होनी चाहिए आपको। याद भी ना हो तो निकालना आना चाहिए। अब देखो मैंने दो तरीके से निकाला, एक तो डायरेक्ट निकाल दिया, एक आप 50 से ज्यादा करके वैसे भी निकाल सकते हो, दो तरीके होते हैं। प्लस 38 का स्क्वायर माइनस 27 का स्क्वायर कर दो, तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मुला लगा दो, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, माइनस करोगे तो 11 हो गया, और प्लस करोगे तो 38 और 27 को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 7 7 14 15 का 5 हासिल की 1 65, और 11 इंटू 65, 11 की वापस से ट्रिक देखो, 5 6 5 11 का 1 हासिल की 1, 715, ये 715 आ गया, ये पीडी का स्क्वायर हो गया। जोड़ दोगे 6 7 14, ये आ गया, इसका रूट कर दो, ये आ गया आपका पीडी। अब रूट कैसे करोगे वो भी आपको आना चाहिए, कैलकुलेशन, ये सारी कैलकुलेशन आनी चाहिए फिर आपको। अब ये कैलकुलेशन अगर किसी स्टूडेंट को नहीं आती है तो फिर सीख लो, और कहाँ से सीखोगे, एक छोटी सी पीडीएफ है, ठीक है, और उसका छोटा सा प्राइस है 49 ओनली, आप व्हाट्सएप कर देना, या फिर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिख जाएगी 8740861949 पे, इस पे आप व्हाट्सअप कर देना। आपको ये जो कैलकुलेशन में कर रहा हूँ ना, स्क्वायर निकालने की, यहाँ पे रूट निकालने की, ये सारी की सारी इजी वे में लिखी हुई है, वहां से आप खुद से एक बार देख लोगे तो आधा घंटा लगेगा, आधे घंटे में जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ सारी कैलकुलेशन आपको दिख जाएगी उसमें, ठीक है। ओनली 49 में मिल जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा पेड रखना पड़ता है, सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड, सारी एनालिसिस करके बनाई गई है वो, तो ऐसे फ्री में नहीं दे सकते ना, थोड़ा सा मुझे भी करना पड़ता है फिर। तो जैसे यहाँ पे कर रहे हो तो देखो 6 का यहाँ पे यूनिट डिजिट चेक करोगे, या तो 6 बनेगा या फिर 4 बनेगा, 2 डिजिट काट दो, 54 है, किसकी स्क्वायर के बीच में, 7 7 49 और 8 64, 7 और 8 के बीच में है, तो मिनिमम वाला लेना आपको, ठीक है। तो यहाँ पे 7 लेना है, या तो 76 बनेगा या फिर 74 बनेगा, डिसाइड कैसे करें, 7 का आगे कर रहा हूँ, 7 8 56, 56 से क्या है कम है, कम वाला लेंगे, आंसर आएगा 74, ऐसा करते हैं फिर। अब एक ही क्वेश्चन में देखो स्क्वायर वाली ट्रिक भी आ गई, यहाँ पे रूट निकालने वाली ट्रिक भी आ गई, तो ये तो पता होना ही चाहिए फिर आपको, ये अगर पता नहीं है तो फिर क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे। 74 आएगा इस सवाल का आंसर। ऐसे सवाल भी हैं। ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें ABDC के तथा पैरेलल है, और E और F है, तो एक चतुर्भुज है, इस तरीके से मैं बना देता हूं कोई भी, ठीक है। ऐसा कोई चतुर्भुज बना दिया, और इसमें ABC और D, AB है वो DC के पैरेलल है, E और F है वो क्रमशः है, विकर्ण AC, एक तो डायगोनल ये है, एक डायगोनल ये है, और इसके क्या है, मिड पॉइंट है, जैसे ये मिड पॉइंट, अच्छा समझ में आ गया, ये क्वेश्चन कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए क्वेश्चन पढ़ते ही। तो इनके मिड पॉइंट है, और यहाँ पे आपको दे रखा है ये 14 है, अगर कुछ भी नहीं दे रखा होता ना तो 14 और ये 90, इसी से काम हो जाता, क्योंकि ये जो लेंथ होती है ना, ये होती है ये वाली, अगर मैं इसको A बोल दूँ इसको B बोल दूँ तो A माइनस B बाई 2 होती है, इसका कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी दो हमसे, हमें केवल दो साइड पता होनी चाहिए। तो A माइनस B का डिफरेंस का आधा करोगे, जो ज्यादा है उसमें से करोगे, ठीक है। तो यहाँ 90 माइनस 14 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तो 90 80 80 और 76 डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे तो 38 आ गया। छोटा सा कंसेप्ट था, इसमें कोई डायग्राम वगैरह, अगर क्वेश्चन से ही समझ में आ गया कि मिड पॉइंट का बताना है, या विकर्णों के मिड पॉइंट है उसको मिलाया गया जो बिंदु है वो लेंथ निकालनी है, तो क्या होती है, ऊपर वाली और नीचे वाली का डिफरेंस का आधा होता है। एक सवाल ऐसे भी आता है कि जैसे कोई भी आपके क्वाड्रिलेटरल दे दिया, कोई भी चतुर्भुज दे दिया, उसके मिड पॉइंट को ये अगर लेंथ पूछी जाए तो ये इन दोनों के सम का आधा होता है, A प्लस B बाई 2 होता है। अगर आपसे कभी पूछ ले तो A प्लस B बाई 2 होगा, ये A माइनस B बाई 2 होता है। P एक वर्त के बाहर स्थित एक बिंदु है। देखो सारे सवाल है ना वो बहुत अच्छे लेवल के सवाल है। एक सर्किल है और इसमें
उसके केंद्र से, ये इसका सेंटर हो गया, इसके सेंटर से 17 सेंटीमीटर की दूर पर यहां पर एक बिंदु P है, ठीक। और एक छेदक रेखा है, बिंदु को A और B पर काट देती है। तो जैसे मैं बोल देता हूं कि इसको यहां पे A और B पर काट दिया, A पर और B पर काट दिया, ठीक। PA की लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है, और टोटल ये AB की लेंथ है वो 7 सेंटीमीटर है। तो मुझे P और PB चाहिए 8 है, तो ये टोटल कितनी हो गई? 15 सेंटीमीटर हो गई, ठीक। और यहां पूछा गया है त्रिज्या बतानी है, रेडियस बतानी। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो बार बार रिपीट होता है, ऐसे सवाल है ये एसएससी में पूछे गए हैं और हर एक एग्जाम में पूछे जाएंगे, ऐसे सवाल है ये। बहुत रिपीटेटिव सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना। तो हमेशा ध्यान रखना, इसमें क्या होता है, कंसेप्ट जो लगता है वो PA इंटू PB, PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD होता है। तो अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं, जैसे मैंने जैसे इसे आगे बढ़ा दिया, तो इसको मैं C नाम दे देता हूं, इसको D नाम दे देता हूं। तो जो कंसेप्ट जो लगेगा ना वो ये लगेगा, PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD। ये आपके माइंड में होना चाहिए, एग्जाम में कुछ नहीं लिखना। अब यहां से डायरेक्ट लगा दोगे PA इंटू PB, यानी 8 इंटू 15 इज इक्वल टू, ये लेंथ क्या होगी? PC इंटू PD होगी। तो ये लेंथ क्या होगी भाई? अगर मैं इसको R बोल देता हूं, ये टोटल लेंथ 17 है, ये पूरी लेंथ कितनी है? 17 है। तो 17 में से अगर R घटा दो तो PD आ जाएगा। तो एक तो आ गया आपके पास में, 17 में से x घटा दो, एक क्या कर दो, 17 में x जोड़ दो, या मैं 17 में से R घटा दूं और 17 में R जोड़ दो। ये कंसेप्ट होता है, इसको सोल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। तो 15 इंटू 120 और 289 माइनस R स्क्वायर। तो R स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? 120 घटा दोगे तो 169। R की वैल्यू कितनी आ गई? 13 आ गई। ये आ गया आपका आंसर, 13 आ गया सवाल का आंसर। अच्छा सवाल है जो रिपीट होता है बार बार। एक त्रिभुज की भुजाएं हैं 109, 171 और 100 सेंटीमीटर है। 171 सेंटीमीटर वाली भुजा पर देखो, ये एक ट्राइंगल है और इसमें बोला गया है कि ये 109, ये 171 और ये 100। तो इस 171 पर जो परपेंडिकुलर बन रहा है, ये जो परपेंडिकुलर बन रहा है ना, इस परपेंडिकुलर की लेंथ बतानी है, इस हाइट की लेंथ बतानी है, एल्टीट्यूड की लेंथ बतानी है, ये वाली। तो कैसे निकाला जाए यहां से? या तो देखो इसको निकालने का तरीका क्या है, आप हीरोज फॉर्मूला से लगाओ। वैसे करोगे भाई, हाफ बेस इनटू हाइट और फिर यहां से हीरोज फॉर्मूला लगाओ, एस एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी। वो तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा? कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगर छोटा डाटा दे रखा होता तब तो हम कर देते, इसमें कोई दूसरा जुगाड़ लगा दे अपन, ठीक है भाई। अगर ऐसे करेंगे, सभी को जोड़ेंगे, आधा करेंगे, फिर डिफरेंस करेंगे, फिर रूट करेंगे, फिर हमारे पास में h की वैल्यू आएगी। तो बहुत बड़ा सवाल हो गया, 2 से 3 मिनट का सवाल हो गया। ऐसे नहीं करेंगे, फिर थोड़ा सा अलग दिमाग लगाएंगे भाई, एग्जामिनर ने क्या सोच के बनाया होगा। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ दिमाग लगाया उसने। अगर यहां ध्यान दे तो ये देखो 100 है, ठीक है, ट्रिपलेट पे काम करते हैं क्योंकि ये यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, यहाँ भी परपेंडिकुलर होगा। दो आपके पास में ट्राइंगल हैं, वो हमेशा क्या होंगे? राइट एंगल ट्राइंगल बनेंगे। और राइट एंगल ट्राइंगल बन गए तो ट्रिपलेट बनेगा, हमेशा ट्रिपलेट होगा तभी राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ठीक। तो अगर 100 है तो आप देखोगे यहां से 6, 8, 10 वाला ट्रिपलेट होता है। अगर 0, 0 लगा दे सबके सामने तो ये क्या हो गया? 60, 80 और 100 हो गया। यानी ये अगर मैं 60 बोल दूं, ये 80 बोल दूं, तो ये 100 हो गया, ठीक है। तो अगर ऐसे ही नहीं बोल सकते, इसको 80 भी बोल सकता था मैं, इसको 80 बोल दूं, इसको 60 बोल दूं, आप ऐसे ही बोलोगे, तो ऐसे भी हो सकता था। क्यों मैंने इसको 60 बोला, इसको 80 क्यों बोला? क्योंकि यहां अगर और चेक कर ले, क्योंकि दोनों तरीके से चेक करना पड़ेगा। ये 80 है तो बाकी का बचा हुआ आप चेक करोगे, 8, 8, 16 यानी 91, ये 91 हो गया। अब देखो ये 60, 91, 109, तो ये भी ट्रिपलेट है। 60, 80, 100 ये भी ट्रिपलेट है। इसका मतलब 60 है वो यहीं पे आएगा। अगर ये 80 होता ना, यहाँ पे 80 होता तो ये ट्रिपलेट नहीं होता यहाँ पे, तो मैं 80 यहाँ नहीं ले सकता, मैं 60 ही लूंगा यहाँ पे। तो एच की वैल्यू डायरेक्ट कितनी आ गई? 60 आ गई। आंसर आपका सी ऑप्शन हो गया। ऐसे तो ये सवाल आपका हो गया 5 से 10 सेकंड का, और वैसे करोगे तो 3 से 4 मिनट का हो गया। अब आपकी मर्जी है कैसे सोचोगे, इसीलिए बता रहा हूं कि इस सीरीज में आप जुड़े रहना, सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी कि एग्जाम में कैसे सोचते हैं। अब इस तरीके का सवाल आ जाए अगर आगे आने वाले एग्जाम्स में, तो आप यहाँ पे दोनों दिमाग लगा दोगे कि अगर वैसे बैठेगा ट्रिपलेट तो कर देंगे, और अगर वैसे नहीं बैठ रहा तो फिर आपको बेसिक तो करना ही है। एबीसीडी एक ट्रिपेजियम है। एबीसीडी क्या है? एक ट्रेपेजियम है, ठीक है।
इसमें BC है वो AD के पैरेलल हैं, तो A और BC है, इसका मतलब ये B, ये C, ये D, ये एक दूसरे के क्या हो गए, पैरेलल हो गए। SC है वो CD के बराबर है, EC है, अच्छा SC ये वाला, ये SC है, ये CD के बराबर है, ठीक। ABC ये वाला है वो 69 डिग्री दे रखा है। BAC ये वाला जो एंगल है वो 23 डिग्री दे रखा है। और ACD का मान पूछा गया, ACD ये वाला एंगल आपसे पूछा गया, तो कैसे निकालोगे? ये तो सिंपल सा सवाल है। 69 23 है तो बाकी का बचा हुआ एंगल आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 69 70 और 92 हो गया क्या, 92, बाकी का बचा हुआ 180 में से 92 कम कर दोगे 8, और तो ये हो गया आपके पास में 88। ये अगर 88 हो गया तो ये भी 88 होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एकांतर कोण बन गया। ये 88 है, ये आमने सामने के, देखो साइड बराबर है तो आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। ये अगर 88 है तो इसके सामने वाला एंगल भी क्या होगा, 88 होगा। तो बाकी का बचा हुआ एंगल आ जाएगा आपके पास में 180 में से इसका हटा दो, कम कर दो, 8 दूनी 16 17, 176 कम कर दो आप 180 में से, 4 डिग्री आ गया। ए है अक्ष कोमा 5 और 3 -4 -6 और y है। त्रिभुज ABC के 3 शीर्ष हैं और यदि 3.5 और 4.5 है, त्रिभुज के केंद्र हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है। अगर केंद्र दे रखा है तो केंद्र के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाई 3, y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाई 3, दोनों की वैल्यू दे रखी है, पुट कर दो। तो पहली चीज तो आपके पास में x + 3 प्लस और x3 क्या है, -6 है, डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 3.5 दे रखा है। और दूसरी चीज आपके पास में y1 y2 और y3, ये वैल्यू 4.5 के बराबर है। यहां से x और y की वैल्यू आ जाएगी, फिर फुट करके कुछ भी निकाल लेना। सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 3.5 है, उधर जाएगा तो ये हो गया आपके पास में x - 3 है, 35 दिया, 3 तिया 9 और 105, तो x की वैल्यू हो गई 13.5, x की वैल्यू आ गई। यहां y की वैल्यू निकाल दोगे आप, माइनस का प्लस का 1 आएगा और 4 तिया 12, 13.5, 13.5 में से 1 कम होगा तो 12.5, ये y की वैल्यू आ गई। ठीक, हमें पूछा क्या है, बिंदु x + 3 कॉमा y - 4 क्या होगा, पुट कर दो। यहाँ पे x की जगह 13.5 पुट करोगे तो 16.5, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है 16.5 इसमें, तो ये हो गया आंसर। आगे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है आपके, x की वैल्यू 16.5 होगी ना, तो आगे सोल्व नहीं करना है, वो टाइम बच जाएगा आपका 2 से 4 सेकंड। एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं वो x - 18, x - 25 और x है, इसका क्षेत्रफल बताइए। और समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है तो ट्रिपलेट बनेगा हमेशा, x - 18, x - 25 और x, तो ट्रिपलेट बनेगा। ट्रिपलेट पे सोच लो, तो यहां से जो x की वैल्यू पुट करोगे ना वो 25 और 18 से तो ज्यादा ही होनी चाहिए, ऐसा कोई ट्रिपलेट सोचोगे। तो अगर यहां देखोगे आप तो x की वैल्यू आप 73 ले लो। जैसे ही आप 73 लोगे ना यहाँ पे, तो देखो 73 लोगे तो यहाँ बच जाएगा आपके पास में कितना, 73 में से 25 करना है तो 25 या 75, 50 में से 2 कम कर दो 48, और यहाँ 73 कम कर दोगे 3 और 65 55, तो ये ट्रिपलेट बन गया आपका, सेटिस्फाई कर गया। 55 48 73 सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब ये हो गया आपके पास में तीनों साइड ऐसे हैं आपके पास में, एक ये बेस हो गया, ये हाइट हो गई, ये हाइपोटेनस है। ठीक, आपसे इसका एरिया पूछा गया है, तो एरिया क्या होगा, हाफ बेस इनटू हाइट, ये होगा। सोल्व करोगे 2 से डिवाइड कर दो, 24 दूना 48, 24 पंजे 120 और 1320 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। एक वृत्त में 2 जीवाएं ABCD हैं जिनकी माप है क्रमशः 14 और 6 सेंटीमीटर है, केंद्र के एक ही तरफ है। ये सवाल देखो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत रिपीटेटिव टाइप का सवाल है। ये सवाल सर्किल का सवाल है, ध्यान रखना ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। अगर अच्छे लेवल का सवाल पूछा गया तो यही सवाल पूछा जाएगा आपसे, इसी तरीके का कोड वाला सवाल पूछा जाएगा। तो ये ध्यान रखना, ये सीरीज है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सारे जो सवाल है ना वो सारे के सारे ऐसे सवाल है जो रिपीट होंगे। AB और CD है जिसकी माप 14 और 6 है, तो ऐसे होंगे जैसे मान लीजिए इसका सेंटर हो गया, एक ये कोड हो गई, एक ये कोड होगी।
इस सवाल के दो तरीके हैं वैसे तो, एक डायरेक्ट तरीका है, एक यहाँ से बेसिक वाला। मैं पहले बेसिक बता देता हूँ कि अगर कोई भी सवाल आ जाए आपसे तो आप कैसे करोगे, फिर तो दूसरा तरीका एग्जाम में क्या लगाना वो तो बताना ही है। यहां पर इसका परपेंडिकुलर डाला, इसका कंसेप्ट क्या है, तो ये 90 डिग्री 90 डिग्री होगा। ध्यान रखना यहां से इसको इक्वली बाइसेक्ट करता है कोड को, तो बड़ी वाली 14 है, छोटी वाली 6 है, तो आधी आधी हो जाएगी, ये 3 हो गई, ये 7 हो गई, ठीक। और ये वाली क्या होगी, रेडियस आर होगी, और ये वाली रेडियस आर होगी। दो ट्राइंगल बन गए, एक ऊपर वाला ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल, एक बड़ा वाला ट्राइंगल, ये बन गया, दो ट्राइंगल बन गए। ये वाली साइड आपको दे रखी है, बीच की डिस्टेंस वो 4 सेंटीमीटर दे रखी है। तो इसमें इक्वेशन क्या बनेगी, ऊपर वाले ट्राइंगल में जब लगाओगे तो अगर मैं इसको अक्स बोल देता हूं तो ये आर स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर, आर स्क्वायर इक्वल टू अक्स स्क्वायर प्लस ये होगा, तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, अक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। सेम इसी तरीके से इस ट्राइंगल में जब बनाओगे तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, अक्स प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये बनेगा। इसको सोल्व कर लोगे, अक्स की वैल्यू आ जाएगी, फिर आपके पास में आर भी आ जाएगा। अक्स स्क्वायर से यहाँ अक्स स्क्वायर जो आएगा वो तो कट जाएगा, और यहाँ केवल आएगा 8x प्लस 16, ये हो गया 9, ये हो गया 49, 49 में से 9 कम करोगे 40, 40 में से 16 कम करोगे तो 24, अक्स की वैल्यू आ गई 3। अक्स की वैल्यू 3 आ गई, हमें क्या चाहिए, व्यास से डायमीटर चाहिए, तो रेडियस चाहिए। रेडियस के लिए कुछ भी यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट कर दो, रेडियस आ जाएगा आपके पास में। अक्स की वैल्यू 3 है और ये 7 हो गया, तो 49 और 9 जोड़ोगे तो यहां से हो गया 49 और 9 रूट 58 हो गया। क्या आर की वैल्यू रूट 58 हो गई, डायमीटर चाहिए तो 2 रूट 58 हो गया। अब ये तो है इसका बेसिक तरीका, जो कंसेप्ट था वो तो कंसेप्ट ये था, ठीक। एग्जाम में क्या लगाओगे आप, एग्जाम में क्या सोचोगे भाई, हमेशा जो डायमीटर होता है, जो डायमीटर होता है वो सबसे बड़ी कोड, सबसे बड़ी जीवा होती है। ये पूरी लेंथ 6 सेंटीमीटर की, इससे ऊपर वाले 14 सेंटीमीटर की, इसका मतलब व्यास जो है वो 14 सेंटीमीटर से भी बड़ा होगा। क्या होगा, 14 सेंटीमीटर से भी बड़ा होगा। तो व्यास हमेशा क्या होगा, इस 14 से बड़ा होगा। ऑप्शन में चेक करो 14 से बड़ा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ये लगभग देखो 29 है, ये 55 25 यानी 5 और 6 के बीच में होगा। तो जो यहाँ पे पूरा ऑप्शन है, यानी जो लेंथ दे रखी है वो 10 और 12 के बीच में होगी, यानी ये तो नहीं हो सकता, 14 से बड़ा होना चाहिए। 14 से क्या होना चाहिए, डायमीटर हमेशा 14 से बड़ा होना चाहिए। ये कंसेप्ट में लगा रहा हूं ऑप्शन पे। यहां चेक करोगे तो ये देखो 8 20 64 और 7 7 49 यानी 7 और 8 के बीच में होगा। तो यहाँ पे जो डायमीटर है वो 14 से 16 के बीच में होगा, यानी ये हो सकता है आपका। यहां देखोगे ये क्या है, 7 और 8 के बीच में ही है, तो ये क्या है आपके पास में 4 और 5 के, 5 और 6 के बीच में, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन हो सकता था। तो ये सवाल का आंसर आप 10 सेकंड में कर सकते थे ऐसे ऑप्शन कट करके। क्या कंसेप्ट लगाना है कि जो डायमीटर होगा वो हमेशा क्या होगा, इस बड़े वाली कोड से बड़ा ही होगा, 14 से बड़ा ही होगा। अगर यहाँ रेडियस पूछ लिया होता ना तब ऑप्शन नहीं लगता, फिर ऑप्शन नहीं लगा पाते, ठीक है। इसमें डायमीटर पूछा इसलिए हमने ऑप्शन मेथड लगा दिया। ये सवाल देखो यहाँ से, ये पॉलीगन का सवाल है और ऐसे सवाल आएंगे आपके, इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इसमें फॉर्मूले याद होनी चाहिए। एक समबाहुभुज के इंटीरियर कोणों का जो सम है ना, इंटीरियर कोणों का सम कितना होता है, n-2 इंटू 180। अगर एक कोण निकालना हो तो n से भाग दे देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ से सभी कोणों का योग पूछा है, वो इसके बाह्य कोण होते हैं 360। अगर एक कोण निकालना हो n से भाग दे देते हैं। इससे क्या है 250% ज्यादा है, 250% का मतलब फ्रैक्शन निकाल लो डिवाइडेड बाई 100 करके, तो 5/2 है, यानी 250% ज्यादा है, यानी 2 है तो 2 से 5 ज्यादा है यानी 7, इतना है, इतना गुना है, तो ये बराबर है। तो बताना है यहाँ पे अक्स की वैल्यू क्या होगी अगर इसका अंतः कोण है, प्रत्येक अंतः कोण की माप है वो अक्स डिग्री है, तो ठीक। तो सबसे पहले तो n निकाल लेते हैं यहाँ से, 18 से डिवाइड करोगे 18 दूना 36, 2 से 2 चला गया, n की वैल्यू 9 आ गई। कितनी आ गई, n की वैल्यू 9 आ गई। अब मैंने अभी बताया कि इंटीरियर एंगल्स का एक इंटीरियर एंगल कितना होता है, n-2 यानी 9-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई n, यही तो होता है ना। सोल्व करोगे तो कितना आ गया, ये 7 है, 9 से डिवाइड करोगे 9 दूनी 18 20 और 7 दूनी 14, 140 डिग्री। एक इंटीरियर एंगल का मान कितना होगा, 140 होगा। फॉर्मूले तो आपको पता होनी चाहिए। चतुर्भुज PQRS में एक चतुर्भुज है PQRS, कुछ भी बना सकते हो आप, PQRS ऐसा। इसमें R और S के एंगल बाइसेक्टर हैं वो बिंदु T
तो कहीं ना कहीं अंदर ही मिलते हैं टी पर। और एस टी आर है, एस टी आर ये वाला एंगल है वो 8 डिग्री है। यदि पी और क्यू के एंगल का जो अनुपात है ना वो 7:8 है, तो क्यू और पी का माप के बीच में अंतर कितना होगा? तो याद रखना हमेशा कि ये जो एंगल होता है ना बीच वाला, अगर इंटीरियर एंगल आपको दे रखा है, ये इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर का यहाँ पे दे रखा है, तो ये जो एंगल होता है वो इस पी और क्यू इन एंगल का आधा होता है, पी और क्यू का आधा होता है। यानी 7:2 दे रखा है, तो 9 और 7 16, 16 डिवाइडेड बाई 2 करोगे 8, यानी 8 यूनिट की वैल्यू है। 8 यूनिट की वैल्यू आपको 8 डिग्री दे रखी है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1 डिग्री है, 1 डिग्री है। आपको अंतर पूछा है, डिफरेंस पूछा है दोनों के बीच में, तो डिफरेंस कितना है यहाँ पे? 2 यूनिट का, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 2 डिग्री होगी। ऐसा लिखने की तो जरूरत नहीं है, समझाने के लिए है। एग्जाम में आप डायरेक्ट ही करोगे, 8 यूनिट की वैल्यू 8 दे रखी, इसका मतलब जो यहाँ डिफरेंस है ना वही आंसर होगा, तो 2 ही होगा आंसर। ए बी और सी डी के समांतर एक, अच्छा ए बी है वो सी डी के समांतर है, ए बी है ये सी डी के समांतर है, ए बी और सी डी के समांतर है, ठीक। पी क्यू है वो यहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, पी क्यू लाइन, पी क्यू लाइन है, इसको इंटरसेक्ट करती है कहाँ पर? ई और एफ पर, ई और एफ पर, ठीक। पी ई बी है, पी ई बी ये वाला जो एंगल है वो आपका 49 डिग्री है। ए बी और सी डी के बीच स्थित एक बिंदु जी है, ए बी और सी डी के बीच स्थित बिंदु एक जी है, तो कहीं ना कहीं ऐसे बोल देते हैं जी है। जो बी ई जी, बी ई और जी ऐसा है, ये वाला एंगल है वो 35 डिग्री है, ठीक है। और जी एफ ई ये वाला जो एंगल है ये 16 डिग्री है। ई जी एफ का मान कितना होगा? ई जी एफ ये वाला एंगल आपको बताना है, ये वाला एंगल, ठीक। कैसे निकालोगे? अगर ये एंगल मुझे पता है तो अगर ये वाला एंगल और पता चल जाए तो बाकी का बचा हुआ एंगल आ जाएगा, ठीक है। अगर ये 49 है तो यहां पर देखो आमने सामने के कौन है? ये 49 है, तो ये भी क्या होगा? 49 ही होगा, ठीक। पूरी लाइन पे 180 है तो बाकी का बचा हुआ एंगल आ जाएगा, ये 49 ये 35 है, तो 50 3 80 84, बाकी का बचा हुआ कितना हो जाएगा? 84 है, तो 180 में से 84 कम करोगे तो 4 कम कर दोगे तो 96 हो जाएगा। क्या आ गया कि 96, ये 96 है, ये 16 है, तो बाकी का बचा हुआ आ जाएगा। 96 और 16 जोड़ दो तो 102 112 हो गया, 180 में से 112 कम कर दोगे तो यहाँ पे 8 120, ये आ गया आपका 68 डिग्री, ये आंसर। ऐसे करोगे। 14 मीटर लंबी एक ऊर्ध्वाधर छड़ है, जमीन पर 5 मीटर लंबी छाया बनाती है। उसी समय पर यानी सूरज जहां पे था ना उसी जगह है, एक टावर है वो जमीन पर इतना बनाता है, तो बताइए टावर की ऊंचाई। तो ये क्या हो गया? एक तरीके से पैरेलल वाला हो गया कि अगर 14 मीटर लंबी थी, 14 मीटर अगर लंबी छड़ थी तो वो तो बना रही है 5 मीटर छाया, और ये बना रही है 44 मीटर। अगर ये 44.5 मीटर छाया बना रही है तो इसकी लंबाई कितनी होगी? ये अनुपात बराबर होना चाहिए आपका। सोल्व कर दोगे, बस इतना सा कंसेप्ट था आपका। पॉइंट हटाओगे तो 0 लगा दोगे, 5 से डिवाइड कर दोगे, 5 × 40 और 5 नाम 45, 89 इंटू अक्स, तो 89 और पॉइंट ये कर दो आप ऐसे, 14 से मल्टीप्लाई करोगे, 14 नाम 126 होता है, 126 में से 1.4 कम कर दोगे, ये आंसर आ गया। ये सवाल देखो, ये रेशियो वाला सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक एग्जाम में ये सवाल आपको देखने को मिलेगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी, ये रेशियो का सवाल आपको हर एक एग्जाम में हर एक शिफ्ट में देखने को मिलेगा, अगर अच्छे लेवल का सवाल पूछा गया होगा तो। क्या कंसेप्ट है? अगर इसमें बेसिक पे फंस गया ना तो बहुत टाइम लगा दोगे आप। एग्जाम में क्या करना है वो तरीका मैं बता रहा हूँ। 22 26 19 और 21 प्रत्येक में जब अक्स जोड़ा जाता है ना तो क्रम में संख्या समानुपात होती है। पहले जब ये सवाल पूछा जाता ना तो इतना ही पूछा जाता था, और यहां से एक्स की वैल्यू बता दो। ये सवाल है 2017 से चल रहा है एसएससी में, तो 2017 से चल रहा है, इसमें अक्स पूछा जा रहा था 2020 तक, फिर 2020 बाद में ये एक्स्ट्रा चीजें पूछने लग गया, तो ये सवाल थोड़ा सा अच्छा बन गया। और तो मुझे अक्स की वैल्यू निकालनी है ना, तो वो तरीका मैं बता रहा हूँ, अक्स की वैल्यू डायरेक्ट कैसे निकालते हैं। इसने बोला कि 22 26 19 और 21 ऐसे लिख दो सारी चीजें।
ये क्या है, जब इसमें अक्स जोड़ा जाता है ना तो समानुपात में हो जाती है, यानी ऐसे समानुपात में हो जाती है। जब इसमें कुछ ना कुछ आप जोड़ते हो, अक्स जोड़ते हो, तब तो मुझे अक्स ही निकालना है। अब अक्स निकालने का डायरेक्ट तरीका सीख लेना, एक ही क्लास में आगे आएंगे तो मैंने वापस नहीं बताऊंगा ये तरीका, डायरेक्ट ही करेंगे। फिर सबसे पहले आपको इनका डिफरेंस देखना है। डिफरेंस कितना है, आप बोलोगे 4 का डिफरेंस। यहाँ डिफरेंस कितना का है, 2 का डिफरेंस है। इनके बीच में रेशियो निकाल दो। अगर रेशियो बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा तो कोई बात नहीं। रेशियो बन गया 2:1, तो हमने यहाँ पे रेशियो निकाल दिया 2:1। ठीक है, अब x की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। x की वैल्यू कैसे, आपको क्या करना है, इसका फर्स्ट नंबर इसका ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। कितना आया 22, यहां डिफरेंस करोगे 19×2 38, तो 22 में से 38 कैसे भी कर सकते हो आप, लेकिन ध्यान रखना, ऑर्डर ध्यान रखना। 22 माइनस को इस तरीके से करना, -38, ठीक, डिवाइडेड बाय, फिर ज्यादा में से कम को 2 - 1, इनका डिफरेंस कर देना। ये x की वैल्यू आ गई। कितनी आ गई x की वैल्यू, 19×2 38 है ना, तो ये आ गया आपके पास में 22 और 38 के बीच में डिफरेंस हो गया 6 और 16 का, तो x की वैल्यू आ गई -16, माइनस में है ना, तो x की वैल्यू आ गई -16। ठीक, हमें पूछा गया है यहां से 2x और ये वैल्यू बतानी है आपको, ये वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो y का मान क्या होगा अगर ये समानुपात में है। तो अगर ये समानुपात में होंगे ना, तो यहां पर y² की वैल्यू है इनके प्रोडक्ट के बराबर होनी चाहिए, तो y² होगा वो इनके प्रोडक्ट यानी 2x, तो -32 इंटू 4x - 8 करोगे तो 16 चौक 64 और 8 जोड़ दोगे तो -72, और y की वैल्यू देखो माइनस माइनस प्लस तो हो गया, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √32 इंटू 72, तो देखो 36 2 72 और 64, 36 और 8, ये तो हो गया 36 और ये हो गया 64, तो 8 और 6, y की वैल्यू आ गई 48। क्या क्या आंसर। अब ये सवाल है आपका, अब ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, और इसमें जब आप यहाँ से ये वाला तरीका भी जब लगाओगे ना तो 30 सेकंड 40 सेकंड तो लगने वाले हैं। और अगर इसमें बेसिक से कुछ लगाने की कोशिश करोगे, जैसे अक्स जोड़ के इसको समानुपात में करोगे, ठीक है, और फिर अक्स निकालोगे, तो उसी में आपका 1 मिनट तो चला जाएगा। पर बेसिक कैसे लगाओगे वो भी बता देता हूँ आप कैसे करते। आप ऐसे करते भाई, प्रत्येक संख्या में जब आपने अक्स जोड़ा तो 26 + x, और ये 19 + x आपने जोड़ा, और ये 21 + x जोड़ा, तो ये समानुपात में हो गई। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते फिर आप, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, फिर यहाँ सोल्व करोगे, क्वाड्रेटिक्स वाली चीज x² आएगी, फिर कट करोगे, फिर यहाँ अक्स निकल के आएगा, और वो अक्स यहाँ पे -16 आएगा। तो वो चीजें करने में ही आपका 1 मिनट से ज्यादा तो टाइम चला जाएगा। तो ये वाला तरीका आपको कभी भी भूल के नहीं लगाना। इस टाइप के सवाल में ध्यान रखना, हमेशा अक्स निकालना हो तो ये वाला तरीका आप लगा देना, आपका 30 सेकंड 15 सेकंड में तो ये अक्स की वैल्यू आ जाएगी। फिर आगे कुछ भी पूछा जाए तो ये सवाल का आंसर आप 1 मिनट के अंदर अंदर बता दोगे। अक्स है वो a² के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, अक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है a² के, और जो a है वो y के प्रोपोर्शनल है, यानी a अगर y के व्युत्क्रमानुपात है, इनवर्सली प्रोपोर्शन है, यानी a है इनवर्सली प्रोपोर्शन है y के। तो यहाँ पे अगर a² की बात करूं तो a² क्या हो जाएगा 1/y² के, ठीक, यानी डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं, अक्स है वो यहाँ पर y की अगर बात करें तो अक्स है वो 1/y² के क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शन हो गया। तो इसमें से 3 चीजें दे रखी होगी, चौथी चीजें पूछी गई होगी, तो हमेशा ध्यान रखना ऐसे रेशियो बनता है x1/x2 = y2/y1, उल्टा दे रखा ना, तो ऐसे 3 चीजें दे रखी हैं, चौथी चीज आपसे पूछी गई होगी। y का मान अगर 6 हो जाता है तो y1 की पहली वैल्यू दे दी 6, तो x की वैल्यू दे रखी होगी 97 होता है। y का मान 2 हो जाता है, y का मान 2 हो जाता है, स्क्वायर है यहाँ पे, तो x की वैल्यू बतानी है आपको, ठीक है। ये वैल्यू सोल्व कर दो आप, यहाँ से 2 का स्क्वायर से कट जाएगा तो 3 का स्क्वायर यहाँ 9 हो गया, x इंटू 9 इंटू 97 करोगे 9 7 63, लास्ट में 3 आएगा, एक ही ऑप्शन दिख रहा है जिसमें लास्ट में 3 आ रहा है आंसर। इसका मध्य अनुपाती निकालना। अब देखो मध्य अनुपाती मीन प्रोपोर्शन है ना, अब किसी भी संख्या का मीन प्रोपोर्शन निकालना हो, 2 संख्या को रूट ए भी कर देते हो, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन इतनी दे दी तो आप यहाँ पे क्या करोगे, रूट करोगे, और इसको सोल्व करना ही पड़ेगा, कुछ भयानक सा डाटा दे दिया तो सोल्व कर दीजिए। देखो कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी इसमें, तो 21 इंटू 16 करोगे आप पहले तो 21 इंटू 16 यानी 210, या फिर 16 दूना 32, 320 और 16 और जोड़ दो, 320 और 16 जोड़ोगे तो 336 हो गया। 21 इंटू 7 करोगे तो 147, √2 आ गया। फिर 16 को करोगे 16 16 256,
और √2 आ गया, प्लस माइनस माइनस होगा और 16 चिगर चिंगन में 16 7 112, 112 का डबल, 112 का डबल 224, ये आ गया। बस इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा और इसका रूट करना है। 336 में से 224 घटा दोगे तो ये तो हो गया आपके पास में 4 और 2 6 और 11, 112 वाला सवाल आएगा, लेकिन यहाँ पे 2 है 112, ये ऑप्शन दिख गया ना आपको, आगे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। 112 और यहाँ पे प्लस का, इसको डिफरेंस करोगे तो 109√2 आ गया। देखो यहाँ पे अगर ऑप्शन दिख गया ना आपको कि 112, देखो ये तो नहीं हो सकता ना 112√2, इसके तो अलग आएगा, ये आ गया आपका 112, आ गया आंसर। आगे सोल्व करेंगे नहीं फिर अपन। एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग है, एक पिता और उसके पुत्र की यानी सन, एक फादर है और सन है, इनका योग कितना है? पुत्र की आयु का यानी ट्वाइस ऑफ सन का 19 ज्यादा है। 15 वर्ष बाद में पिता की जो आयु है वो 12 गुना पुत्र की आयु के 13 गुने से 17 वर्ष कम होती है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु के बीच में अंतर बताना, यानी फादर और सन का डिफरेंस बताना। देखो यहाँ से फादर और सन का डिफरेंस ही आ गया ना, अगर एस इधर आ जाएगा 2s तो ये 19 आ गया। तो ये सवाल तो देने में ही थोड़ा सा गलत दे दिया उसने, वो थोड़ा सा भूल में ही बना दिया इस सवाल को। भाई एक डाटा से काम हो गया ना, अगर इसमें कुछ अलग पूछा गया होता ना तो ये सवाल बहुत अच्छा बन जाता। तो इसने तो डिफरेंस ही पूछ लिया, तो एक डाटा से काम हो गया अपना। इसने खुद नहीं दे दिया डिफरेंस, तो 19 का है, आगे करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं तो अगर 15 साल बाद में बोला गया होता ना, इक्वेशन बनानी पड़ती, फिर निकालते, फिर और आगे करते, तो फिर अच्छा सवाल बन जाता। सीमा और दर्शन की आयु का अनुपात, सॉरी आय का अनुपात है वो 2:3 है। उनकी इनकम का रेशियो है वो 2:3 है। वे क्रमशः है 15,000, तो यहाँ पे 15,000 बचा लिए इसमें से, ये इसमें से 9,000 रुपये बचा लिए, तो बाकी का बचा हुआ अनुपात किसका होगा? उसकी एक्सपेंडिचर का होगा। खर्चे करने के लिए इतने रुपए बच गए उनके पास में, 12:19 आ गया। ये चीज आपको दे रखी है, ऐसे लिख दोगे। तो बताना है सीमा और दर्शन का कुल एक्सपेंडिचर है वो कितना होगा। अब देखो इस सवाल में, वैसे तो आपको इस सवाल को करने की जरूरत ही नहीं है, एक्सपेंडिचर पूछा ना, उनका टोटल एक्सपेंडिचर का रेशियो आपको दे रखा है, ये एक्सपेंडिचर है, ये इनकम है, ठीक है। तो यहां पे इनका सम पूछा गया ना, तो जो आंसर होगा ना 19 और 12 के सम का, यानी 19 31 का मल्टीपल होगा। आंसर है वो 31 का मल्टीपल होगा। चेक कर लो चाहे आप, जो ऑप्शन होगा ना 31 का मल्टीपल वही आंसर हो जाएगा। 31 से करोगे तो यहां 10 11 बच गया, नहीं जा रहा, ये नहीं होगा। 31 से करोगे 10 बचेगा, 108 बच गया, तो 3 3 9 93 होगा। बचा कितना? 5 नहीं, 108 हो गया ना, 93 हो गया, और 3 बार करोगे तब तो 7 और 15 बच गया, 155 हो गया, 5 बार चला गया, पूरा भाग आ गया। यहां भी चेक कर सकते हो, 108 बनेगा, नहीं जाएगा, यहां भाग दोगे 11 बचेगा, 112 में नहीं जाता, नहीं होगा। आंसर आ गया आपका ये वाला। ये तो ऑप्शन वाला तरीका, पहला तरीका, मेथड फर्स्ट। बेसिक से करोगे इस सवाल को तो फिर कैसे करोगे? वही रेशियो वाला तरीका, कि अगर आपको एक्सपेंडिचर निकालना है ना तो इस चीज को भूल जाओ, ऊपर वाले चीजों पे आपको मल्टीप्लिकेशन लगाना। अगर इनकम पूछा गया होता इसको भूल जाते, यहां नीचे मल्टीप्लिकेशन वाला तरीका लगाते। तो ये वाला चाहिए तो यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना आपको, वही सेम चीज। 9 दूनी 18 माइनस का 18,000, यहां से एक करोगे डिफरेंस करोगे तो 15 3 45, तो देखो माइनस और माइनस प्लस का हो जाएगा 45,000, डिवाइडेड बाई, फिर आपको रेशियो के बीच में लगाना है, ये रेशियो के बीच में। तो 12 36 और 19 दूना 38, 38 और 36 के बीच में डिफरेंस कितने का है? 2 का है, ठीक। 18 और 45 करना है तो ये हो गया आपके पास में 5 और 2 7 और 27, 27,000 डिवाइडेड बाई 2 है, ये 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आपकी, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। हमसे क्या पूछा गया है? टोटल एक्सपेंडिचर पूछा गया ना, टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, तो 31 से मल्टीप्लाई कर दो, ये टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा। भाई 31 यूनिट की वैल्यू चाहिए, इसको सोल्व करोगे तो वही आएगा आपका 418,500। ये इसका बेसिक तरीका है, क्लियर है। तो ये हो गया आपके तीनों टॉपिक के सवाल, जिसमें हमने 24 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम 25 क्वेश्चन, आगे के जो क्वेश्चन है वो हम कंप्लीट करेंगे।
आई होप आपको आज की क्लास है वो अच्छे तरीके से समझ में आई हैं। जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं और रिपीटेटिव टाइप वाले सवाल हैं। ये जो कंसेप्ट का सवाल है तो ये आएगा आपका एग्जाम में, 100% ऐसे सवाल हैं वो रिपीट होते ही होते हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, यूपीएससी हो, कोई सा भी एग्जाम हो, अगर रेशियो के सवाल इसमें से पूछा गया ना तो इस तरीके का ही पूछा जाएगा आपका। ठीक। और इन क्वेश्चंस की पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी विद सॉल्यूशन, जैसे पढ़ाया गया है सेम सॉल्यूशन के साथ में ही। ठीक है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है, वहां जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सको। और अगर मेरे से कंप्लीट मैथ पढ़ना चाहते हो तो प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ये अपना मैथ विद गजाना आप सर्च करोगे तो ये ऐप का नाम डालते ही अपना ऐप आ जाएगा, वहां से आप कंप्लीट मैथ पढ़ सकते हो, जिसमें सारे कंसेप्ट होंगे, सारे टाइप वाइज क्वेश्चन होंगे, सारे ट्रिक्स होंगे, एग्जाम अप्रोच होगी, सब कुछ उसमें होगा विद डिटेल, अगर बेसिक से ही करना चाहते हो तो। बाकी प्रैक्टिस तो हम यहाँ पे यूट्यूब पे करेंगे। बाकी किसी को हैंड रिटन नोट्स चाहिए खुद के, मतलब खुद से आप पढ़ना चाहते हो तो आप इन नंबर पे व्हाट्सअप करके आप हैंड रिटन नोट्स ले सकते हो 8740861949 पे। ठीक है, इन पे व्हाट्सअप करके आप नोट्स ले सकते हो, हैंड रिटन नोट्स, जिसमें जो मैं यहाँ पे कोर्स में चीजें दे रहा हूँ ना वो सारी चीजें आपको इन नोट्स में मिल जाएगी, जिसमें सारे कंसेप्ट मिल जाएंगे, सारी चीजें मिल जाएगी। नोट्स कौन कौन से अवेलेबल हैं वो भी मैं बता देता हूँ आपको। अर्थमेटिक कंप्लीट मिल जाएगी, इसमें एडवांस में केवल ट्रिग्नोमेट्री नहीं है अभी, एक आपका एलजेब्रा, मेंसुरेशन और ज्योमेट्री। ठीक है, ये 3 टॉपिक मिल जाएंगे। और रीजनिंग मिल जाएगी आपको कंप्लीट, इंग्लिश ग्रामर रूल्स मिल जाएंगे, कैलकुलेशन ट्रिक्स भी मिल जाएगी, क्विक रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे मैथ के। ये सब कुछ आपको 599 में सब कुछ मिलेगा। और जितने भी ट्रिक्स है अर्थमेटिक की वो सारी इंक्लूड रहेगी। ये कॉम्बो ऑफर होगा जिसमें 599 में सब कुछ नोट्स हैं, जितने भी नोट्स हैं वो सारे मिल जाएंगे आपको। ठीक है, इन नंबर पे आप व्हाट्सअप करके ले सकते हो अगर कोई स्टूडेंट लेना चाहता हो, जो खुद से पढ़ना चाहता हो सारी चीजें। बाकी एक काम जरूर करना, अगर आप यूट्यूब की क्लास ले रहे हो तो कैलकुलेशन ट्रिक वाली चीजें हैं, ये वाली पीडीएफ है, ये जरूर आप ले लेना और इसमें सारी चीजें जो भी हैं वो एक बार समझ लेना, ताकि आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ सके, जो मैं चीजें समझा रहा हूँ आप इजीली समझ सको। ठीक, आज की क्लास में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।